बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज संडे है, छुट्टी का दिन है और टुमारो जो है वो हम बैक टू ऑफिस होंगे। और ये कुछ कमेंट्स आए हुए थे आप दोस्तों के, उसके ऊपर जो है मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। और इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए आपका कोई भी इमिग्रेशन मैटर हो, स्पाउस वीज़ा हो, स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो, स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई करना हो, या कोई भी यूके इमिग्रेशन लॉज के हवाले से आपके कोई इश्यूज़ होते हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बना के, चाहे वो फ़ोन कंसल्टेशन हो या ऑफिस अपॉइंटमेंट हो, आप हमारा ऑफिस जो है ब्रैडफर्ड में तशरीफ़ ला सकते हैं या बर्मिंघम ऑफिस आ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो है। फ़ोन अपॉइंटमेंट के हम लोग 50 पाउंड्स चार्ज करते हैं और ऑफिस अपॉइंटमेंट के 80 पाउंड्स होते हैं। लेकिन जिस वक्त केस बुक हो जाता है, फिर उसके बाद ये जो आपकी कंसल्टेशन फ़ीस होती है, इसको माइनस कर दिया जाता है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है किसी का, इन्होंने पहले भी सवाल छोड़ा था, इसके ऊपर इनको मैंने रिप्लाई दिया था कि जी के यू नीड अ लीगल एडवाइस जो है। लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने फिर आगे फर्दर लिखा, उन्होंने कहा यू गाइड मी, इज़ इट पॉसिबल, देन आई विल टॉक फर्दर स्टेप जो है। ये मतलब ये बड़ा फजूल टाइप का इस तरह का बहुत से लोगों का होता है कि आप पहले हमें गाइड कीजिए, फिर जो है हम आप से जो है वो लीगल एडवाइस लेंगे। यहाँ बाज़ जब ये कहा जाता है कि जी पहले आप हमें ये बेसिक स्टेप बता दीजिए, फिर हम उसके बाद जो है लीगल एडवाइस लेंगे। नंबर एक तो ये है, ये जहाँ पे लिखा होता है यू नीड अ लीगल एडवाइस, वहाँ पे मैं हूँ या कोई भी वकील, वो कभी आपको ये नहीं कह रहा होता है कि आप उन्हीं ही से एडवाइस लें। उसका मतलब ये होता है कि आप बीमार हैं, आपको इलाज की ज़रूरत है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, आप अपना इलाज करवाएं। ये जो आपको मैसेज रिप्लाई दिया गया था कि यू नीड अ लीगल एडवाइस, दैट डजंट मीन कि आप कम टू मी, मेरे पास मत आइए, किसी भी लॉयर के पास जाएं, लेकिन अगेन आपको लीगल एडवाइस चाहिए। फिर आपने जो अगली जो लालच दे दी कि जी के पहले आप मुझे गाइड करें, फिर मैं लीगल एडवाइस लूँगी। आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ लीगल एडवाइस की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर आपको मैंने ये कहा कि आपका सवाल नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। उसका मकसद भी यही था कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। लेकिन बहुत से लोगों के दिल में बात नहीं उतरती, वो ये समझते हैं कि उनका मसला हल जो है इसी तरह के कमेंट्स पे होगा। अब मैं चूँकि ये 3-4 मिनट आपके क्वेश्चन पे मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि आप जैसे और जो नादान दोस्त होते हैं, उनको कोई ना कोई जो है अवेयरनेस मिल सके और वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ना करें। आपने कहा जी रिस्पेक्टेड सर, आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन yesterday बट यू डिडंट रिप्लाई, आई एम आस्किंग माई क्वेश्चन अगेन। Sir, my son born in UK in 2007. मैंने and my husband were on a student visa. At that time, we left the UK in 2008. Can my son get citizenship now? Please guide me. आपका सवाल मैंने पढ़ लिया। यू नीड अ लीगल एडवाइस। आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल कीजिए, कोई भी अच्छा वकील देख के उनसे चाहे एडवाइस लीजिए। चूँकि मैं आपको कहूँगा लीगल एडवाइस लीजिए, तो आपको लगेगा मेरे से लीगल एडवाइस नहीं। ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। आप यूके में आए, आप यूके छोड़ दिया, बच्चा पैदा हुआ, फिर उसके बाद आपकी सिचुएशन क्या है, सिटीजनशिप किस बेस पे ले सकते हैं। द लॉयर्स दे नीड अ मिनिमम हाफ एन आवर, आधा पौना घंटा उसको चाहिए आपकी फ़ाइल देखने के लिए, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री देखने के लिए। आज अगेन मैंने ये 4 मिनट आपके इस पॉइंट के ऊपर इसलिए लगाए हैं कि यू नीड अ लीगल एडवाइस जो है। चलिए, अब मैं बैक टू बाकी क्वेश्चन की तरफ जो है वो मैं आता हूँ। ये वाला इसको मैं क्लिक करता हूँ जी। आई हैवंट रिस्पॉन्डेड जिन सवालों के, ये किसी का जी इन्होंने लिखा, बारी साहब मैं सिर्फ आपके वीडियो व्लॉग सुनती रहती हूँ, आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, हकीकत पर मबनी है। जी बहुत शुक्रिया जी। ये हकीकत पर मबनी का नतीजा आपने देख लिया कि लोगों को बाज़ कर सही रास्ता दिखाया जाए, सिराते मुस्तकीम जिसको कहते हैं, लेकिन लोग फिर भी सानू ही टोए जो सुटन दे चक्कर चुनते हैं। चले माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहिए, आप भी सलामत रहे। वेरी गुड। दे आर क्लोजिंग द केयर वीज़ा, ए लॉट ऑफ पीपल दे कम ऑन अ and abuse this system. A lot of ladies come on a that visa and never worked and had a babies. And if I'm a ladies that have done so, वेरी गुड। चलिए, ये किसी ने, नीता शर्मा जी ने कहा जी कि बहुत सी ख़वातीन जो हैं ये हेल्थ केयर के वीज़ाज़ पे आई, इतने आके उन्होंने बच्चे पैदा कर ले और उन्होंने एक दिन में काम नहीं किया। चलिए, ये एक आध इंसिडेंट ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें
बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो वाक़ई ही बच्चों के साथ आईं और उसके बाद आगे आके यहाँ पे भी उनके बच्चे हुए। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत से लोगों के साथ धोखा भी हुआ है। उनको जिस वक़्त वो यहाँ पे वीज़ों पे आए हैं, उनको कहा गया कि हम आपको जो है वहाँ जाके जॉब्स देंगे, और उनके माइंड में ये होता था, चले हम थोड़ी बहुत हम जॉब कर लेंगे, लेकिन हमारे जो हस्बैंड है, जो हमारा पार्टनर है साथ में, वो चूँकि डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, उनको दे आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम, वो कहीं ना कहीं दाएं बाएं काम कर लेंगे, हम अपनी जो है सर्वाइवल हमारी हो सकेगी, और जो है हम इसी ये जो खूबसूरत सी दुनिया है इसमें ज़िंदा रह सकेंगे, और अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो भी सेटल कर सकेंगे। पीछे जो बैक होम फैमिलीज छोड़ के आए हैं उनके लिए भी जो है कोई दाने दाल दलिए का जो है बंदोबस्त कर सकेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पहुँचने के बाद उनको पता चला कि एजेंट्स जो हैं वो भी धोखा दे गए, और उसके बाद जो आगे जॉब्स भी नहीं है। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं। ये कानून अच्छा है या बुरा है, मैं ये समझता हूँ कि पहले जो है शायद अच्छा कंट्रोल हो तो इस किस्म के हादसा जो है वो नहीं होने चाहिए। अब हादसा तो हो चुका है, अब जो लोग आ चुके हैं उनका कोई ना कोई तो लीगल ऑप्शन जो है अब निकालने चाहिए भी, और उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। सो प्लीज़ गाइड मी सर, कर दीजिएगा। स्पाउस वीज़ा हस्बैंड यूके में है, 3.5 ईयर हो गए हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो कहते हैं जी स्पाउस वीज़ा पे हैं, 3.5 ईयर हो चुके हैं। उनके पास जो है 5 ईयर्स का कार्ड मिला हुआ है। फैमिली को कब और कितना टाइम में बुला सकते हैं, कुछ गाइड कर दें। इन सब रिस्ट्रिक्शन का असर जो है फैमिली वीज़ा पर तो नहीं होगा। आई डोंट नो जी, आपका क्या उसमें क्वेश्चन आप एक्चुअल पूछना चाह रही थी। अगेन आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक लीगल एडवाइस लीजिएगा। और सेकंड ये है कि आपने कहा जी कि हस्बैंड जो है अगर स्पाउस वीज़ा पे यूके में है, तो क्या वो स्पाउस वीज़ा पे कैसे यूके में आ गए? वो किसी और के साथ शादी करके यहाँ पे आए हैं? और उसके बाद अगला जो आपका है कि उनके पास फैमिली वीज़ा है, तो वो अपनी पिछली फैमिली को कैसे वो बुलवाना चाह रहे हैं? क्या वो मतलब अब इसमें बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन है ना, कि एक तरफ वो स्पाउस वीज़ा पे यूके में है, दूसरी तरफ वो अपनी फैमिली को वहाँ से भी बुलवाना चाह रहे हैं। तो अगर अब आई डोंट नो द सिचुएशन, द थिंग इज़ आपकी सिचुएशन ने का मुझे नहीं पता, लेकिन सिंपल आंसर इज़ अगर कोई शख्स ऑलरेडी यहाँ पे यूके में स्पाउस वीज़ा पे होता है, तो वो अपनी लाजमी बात है, वो तो ऑलरेडी स्पाउस वीज़ा पे है, तो वो पिछली फैमिली को कैसे बुलवा सकता है? इसका मतलब है उसने शैम मैरिज की है, धोखे की शादी की है, या वो उसने वीज़ा के लिए यूके में शादी की है। और सेकंड ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो नॉर्मल अपने ही ओन वीज़ा के ऊपर है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है, तो वो तो अपनी फैमिली को चाहे यहाँ पे यूके में आने के आधे घंटे बाद बुलवा सकता है। इवन के कई लोग साथ में भी ला सकते हैं यहाँ पे। और उसमें सैलरी का थ्रेशोल्ड इस तरह के हेल्थ केयर के वीज़ा में, स्किल्ड वर्कर वीज़ा में तो ऑलरेडी चूँकि उनके पास होता है, वहाँ पे थ्रेशोल्ड का ताल्लुक नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी डिपेंडेंसी का ताल्लुक होता है कि जी हम उनके डिपेंडेंट हैं और हम आएँ। और अगर वो ऑलरेडी स्पाउस वीज़ा में हैं, तो वो आप अपनी फैमिली को, बीवी बच्चों को कैसे बुलवा सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क है जी। केयर होम जॉब जो है लाइक अ स्लेव, ये किसी ने कहा जी कि ये जो केयर होम की जॉब है ये लाइक एक ग़ुलामों वाली ज़िंदगी है, स्लेव की जॉब है ये। इसमें नो डाउट कि ये काफ़ी टफ़ जॉब है, लेकिन अगर किसी की पॉजिटिव जॉब है, किसी का रीज़नेबल जॉब चल रही है, सैलरी उसको मिल रही है, तो बहुत से लोग जो हैं आज भी इस जॉब को करना चाहते हैं। इसमें इबादत भी है, इसमें सवाब भी है, लेकिन साथ साथ एक अच्छी इनकम भी है। लेकिन ऑब्वियसली जॉब्स जो हैं जिनके पास नहीं हैं, ये उनसे पूछिए आप। इट्स अ रियली अ गुड स्टेप बाय यूके प्राइम मिनिस्टर बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ फेक पीपल एंटर्ड इन द यूके ऑन अ केयर वर्कर वीज़ा विद फैमिली विद द क्रैकडाउन इज़ नेसेसरी नो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग फेक वीज़ों का बिज़नेस करते थे, ये उनके लिए इस तरह का मकरू धंधा जो है उसको वाकई बंद होना चाहिए, ताकि जो जेंटल पीपल हैं, शरीफ लोग हैं, वो इस तरह के इनके जाल में आके फंस के अपना जो है वो फ्यूचर जो है वो डार्क ना करें। द प्रॉब्लम इज़ वन द इमिग्रेंट केयर वर्कर गेट देयर ILR, दे विल लीव द केयर फील्ड एंड गो फॉर अ बेटर पेड जॉब। देखिए बड़ा लंबा आपका सवाल है। इन सिंपल वर्ड ये है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने या जो कोई भी जॉब होती है उसमें चाहे इवन के चलिए हम जॉब से हट के अगर हम स्पाउस की बात कर लेते हैं, तो स्पाउस वीज़ा में भी तो 5 साल के लिए जो है वो बेगम की बंदा गुलामी करता है। उसके बाद जो ही उसको ILR मिल जाता है, कई शेर हो जाते हैं तो कई जड़े ने वो टाइगर बन जाते हैं। सो इसी तरह हेल्थ केयर में भी ऐसे ही है। या आप वर्क वीज़ों की बात करें, जहाँ पे भी आप हैं, आप बाउंड तो होते हैं उस जॉब के जो आपने करनी होती है,
और यूं ही आपको ILR मिल जाता है, डेफिनेटली लोग फिर अपना इंडिपेंडेंट आज़ाद हो जाते हैं, लोग अपना बिजनेस भी करते हैं, अपनी जॉब्स भी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी बनते हैं, बेनिफिट्स भी क्लेम करते हैं। सो ये तो एक टारगेट एक होता है जो उन्होंने अचीव करने के बाद फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये EU सेटलमेंट के हवाले से भी इनका जी, EU सेटलमेंट अब कार्ड दे रहे हैं या लेटर, जो है लेटर भी आता है जी, और कार्ड जो है आजकल चूँकि वो ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम हो गया है तो वो वहाँ पे कन्वर्ट हो गया माशाल्लाह। चिलिंग टाइम जो है ये किसी ने पॉजिटिव कमेंट्स भी बहुत से लोगों के होते हैं। बहुत शुक्रिया जो दोस्त वीडियोस को देखते हैं, आगे शेयर करते हैं, फिर आगे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। कोर ऑफ माई हार्ट जो है मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। ये खिजर जी ने लिखा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, यूनिवर्सिटी की फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है अगर वीज़ा ना लगे? देखिए बहुत से लोग जो हैं जो एजेंट्स के थ्रू जो है जब वीज़ाज़ लगवाते हैं, ख़ासकर ये जो यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट वीज़ाज़ होते हैं, उनको मैंने ऑलवेज़ यही कहा है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, सो वाई डोंट यू गो विद द एजेंट्स। जो है आप अपना गूगल कीजिए, डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को कॉन्टैक्ट कीजिए, अपने CV अपना जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटीज़ को भेजिए, उनसे आप अपना जो कैश होता है वो लीजिए। अब फिर अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो आपका एक एग्रीमेंट जो होता है, टर्म्स एंड कंडीशन जो बनती हैं, आप उनसे बात कीजिए, फिर आप देखिए कि वो आपको टर्म्स एंड कंडीशन में क्या कहती हैं। ये क्वेश्चन आपका एक्चुअली उन अदारों से बनता है, उस इंस्टीट्यूट से बनता है जिनको आप कहते हैं कि जी अगर हमारा वीज़ा ये रिजेक्ट हो जाता है तो आप क्या हमारी फ़ीस को वापस करेंगे? तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बताती हैं कि हम एडमिन चार्जेस डिडक्ट करेंगे और बाकी फ़ीस करेंगे। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि हम जो है आपकी फ़ीस वापस नहीं करेंगे। सो ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन, ऑब्वियसली ये UK है, यहाँ पे जब आपका एग्रीमेंट होता है तो वो आपको सारी चीज़ें इन एडवांस जो है तभी बताते हैं। एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी वीज़ा, ये पता नहीं क्या किस चीज़ का लिखा है। अच्छा ये कोई अहमद साहब हैं जी, उन्होंने पता नहीं बड़ा लंबे चौड़े 2-3 वीडियोस पे मैसेज लिखे हैं जी। मैं बहुत परेशान था, आपकी वीडियो देखी, आपने बोला और उसने ईमेल की और हमने 29 अप्रैल आराम से डिवोर्स कर लेते हैं और फिर 15 मई उसने उसने अब्यूज़ केस कर दिया। पता नहीं ये 2-3 बड़े लंबे चौड़े किए हैं और उसके बाद जो है वीडियो देखी, कुछ हौसला मिला, पुलिस को कॉल की, मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सो अब बड़ी लंबी चौड़ी आपकी तफसील है, लेकिन इन शॉर्ट जो है इस वीडियो से मैं मैसेज भी यही दूंगा, मेरी वीडियो हो या किसी की भी वीडियो हो, आपको कभी भी जो है वीडियो की जो ये सब्जेक्ट होता है और उसके जो कमेंट्स के ऊपर आपको रिप्लाई मिलता है उस पर कभी अमल नहीं करना चाहिए। नंबर 1, इस ऑलवेज बेस्ट थिंग क्या होती है? 2 थिंग्स होती हैं। नंबर 1, पहला काम ये होता है आपको लीगल एडवाइस लेनी चाहिए, एक वकील से लेनी चाहिए। सेकंड ओपिनियन, अगर आपको मुतमिन ना हो तो सेकंड वकील के पास जाइए, 2-3 लीगल ओपिनियन लेनी चाहिए। और थर्डली ये है कि हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। बहुत से लोग जो हैं वो फ़ोन एडवाइस लेने के बाद या ऑफिस एडवाइस लेने के बाद वो बेसिकली बात, मैं समझता हूँ कि ओवर क्लेवरी करते हैं कई लोग। वो अच्छा जी ये इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे, अच्छा जी हम इस एप्लीकेशन को यूँ कर लें तो क्या होगा, अच्छा जी अगर हम ऐसे कर लें तो क्या, और उसके बाद टेक्निकली तौर पे मुझे तो खास समझ आ जाती है कि ये एक्चुअली क्लाइंट नहीं है, ये खुद अपनी एप्लीकेशन खुद करेंगे और वही लोग जो हैं हमेशा नुकसान उठा जाते हैं। सो जिसका काम उसी को साझे। अगर आप को लीगल एडवाइस लेने के बाद अगर आप समझते हैं कि आपको ये काम खुद बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप, तब भी नहीं करना चाहिए। जिसको कहते हैं ना DIY, डू इट योर सेल्फ। मैं ऑलवेज कहता हूँ डोंट डू इट योर सेल्फ। ऑलवेज जो है जो जिसका काम होता है उसी के पास जाते हैं। मैं इमिग्रेशन लॉयर हूँ, मैं सिर्फ इमिग्रेशन को डील करता हूँ। मेरा अगर अपने को पर्सनल को प्रॉपर्टी के केसेस हों या कोई मेरे मैटर्स हों, मैं तो खुद उसको डील नहीं करता। मैं उसको चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो रेलिवेंट पीपल होते हैं मैं उनके पास जाता हूँ। अगर मॉर्गेज इशू है मैं मॉर्गेज एडवाइज़र के पास जाऊँगा, अगर बेनिफिट्स का मैटर है मैं बेनिफिट्स एडवाइज़र से कॉन्टैक्ट करूँगा, अगर मेरे को प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं तो मैं प्रॉपर्टी लॉयर के पास जाके मैं उसको कहूँगा भाई तेरा काम है, मैं अब अकाउंटेंसी का भी काम खुद ही करूँ या बाकी करूँ। सो नुकसान होता है। सो ये जो आपका जो भी मैटर था मुझे नहीं पता, चूँकि दिन में 4-5 फ़ोन एडवाइसेस होती हैं, 4-5 लोग ऑफिस में मिलने आए होते हैं। सो फुल वीक जो है बहुत बिजी काम होता है। सिर्फ क्लाइंट वो याद होता है हमें जिसकी फ़ाइल ओपन की होती है, जिससे फ़ीस ली होती है, जिसका केस चल रहा होता है, वो भी उस वक्त याद आता है
जिस वक्त हम वो क्लाइंट की अपॉइंटमेंट बुक हो या हम कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर उसकी फ़ाइल ओपन की हो, सो ऑलवेज़ एडवाइस लेके या उसी वकील से काम करवाया करें या किसी और वकील से काम करवाया करें, खुद काम मत किया करें, वरना ऐसे ही लम्बे पै जाया करोगे जिस तरह अभी आप अपने केस में पड़े और आपको, मुझे नहीं पता फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, लेकिन अगर बहुत से लोगों को फ़ोन एडवाइस के बाद अगर फ़ायदा हो भी जाता है तो तब भी वो फ़ायदा जो है नहीं लेना चाहिए, प्रॉपरली आपको काम जो है वो करवाना चाहिए। अच्छा जी, अप्लाइड फॉर माई स्पाउस वीज़ा, नुमान जी ने लिखा है जी, अप्लाइड फॉर द स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन, आई हैव गॉट एन ईमेल सेइंग दैट यू हैज़ बीन क्या जी ग्रांटेड, बट देयर इज़ अ नो लेटर और ईमेल टू कंफर्म के वेदर देयर इज़ अ 5 ईयर्स और 10 ईयर्स रूट। जी, आजकल बहुत से लेटर्स पे मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे लेटर पे नहीं लिखा होता है कि आपको 10 ईयर्स वीज़ा रूट मिला है या आपको 5 ईयर्स वीज़ा रूट मिला है। सो उसके लिए ये है कि आपको अपने सर्कमस्टांसिस का पता होता है। अगर एक शख्स जो है प्रीवियसली ओवरस्टेज था, इलीगल था या उसका फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड मुकम्मल नहीं होता था, तो उसमें नॉर्मली तौर पे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 10 ईयर्स वीज़ा रूट पे जाता है। और अगर किसी के पास ऑलरेडी वैलिड वीज़ा था, वैलिड वीज़ा से मुराद ये है कि उसके पास प्रीवियसली जो जब जिस वक्त उसने स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल की उसके पास वीज़ा था, तो उस वक्त जब उसने उसका 29,000 का जो थ्रेश होल्ड है वो भी अगर कंप्लीट है, किसी तरह का कोई इश्यूज़ नहीं है, तो वो नॉर्मल 5 ईयर्स पे आता है। लेकिन स्टिल जो है आप लेटर और अपनी हिस्ट्री या बाकी चीज़ों के साथ हमसे या किसी भी लॉयर से कॉन्टैक्ट करके आप उसके ऊपर जो है उनकी ओपिनियन जो है वो ले सकते हैं जी। आप कहाँ पे खड़े हैं जी। बाजी साहब बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। यूके इमीग्रेशन बड़े एक डाउट सी मेरा, जिस तरह एक ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ 2 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ हो लगेगा ILR ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ टाइम लगेगा। अच्छा देखिए, एक आप उसके पास जो था वो 2 ईयर्स का वीज़ा था या 5 ईयर्स का वीज़ा था, आपने उनको ज्वाइन किया 2 साल तो बाद उसी ज्वाइन किया, उन्होंने 3 साल बाद या साल बाद अगर मिल गया ILR मिल गया तो उस तो बाद ज़ाहिर है जिन्ना तुहाडा टाइम बाकी रह गया फिर तुहानू वो बाकी टाइम मुकम्मल करना पैगा। वो मैं हुण दोबारा इनू सादा लफ्ज़ां समझाना वा कि ऑलरेडी तुहाडी जिहड़ा पार्टनर सी वो ऑलरेडी उन्होंने UK च रहंदे 2 साल हो गए, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ILR ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ UK 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ILR ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ILR ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ मस्ट हैगा। हाउ लॉन्ग टाइम क्या जी रिप्लाई होम ऑफिस एडमिन रिव्यू, एडमिन रिव्यू जो होता है जी उसका एवरेज टाइम गिवन बाय गवर्नमेंट दैट्स 24 वीक्स, 6 महीने होता है। लेकिन बहुत से केसेस में जो है वो एडमिन रिव्यू पे टाइम ज़्यादा भी वो लगा सकते हैं अगर कॉम्प्लेक्स केस है, लेकिन अगर बहुत फजूल किस्म का केस है, कोई एविडेंस नहीं है, तो बहुत से केसेस में जो है वो जल्दी रिप्लाई भी आ जाता है। लेकिन बहुत से केसेस में अगर बड़ी अच्छी सॉलिड एविडेंस आपने दी है तो तब भी जो है वो जल्दी रिप्लाई आ जाता है। बट इन शॉर्ट एवरेज टाइम जो है वो रफली स्पीकिंग वो 6 मंथ्स का जो है वो आ जाता है। ये क्या है जी, नूर साहब ने लिखा, हाई सर होप यू आर डूइंग वेल, आई रिफ्यूज्ड बाय होम ऑफिस, आई हैव अप्लाइड फॉर asylum, then I have a right to appeal, now I have a received message by court, I received mail, if you have any video or other kind of evidence जो है in how long court will give my hearing date जो है। देखिए हेयरिंग डेट जो है अगर आपको जैसे आपका उन्होंने बंडल या बाकी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं, सो आपको अपील ट्राइब्यूनल से ही आपको एक ईमेल आएगी, लेकिन नॉर्मली जो आजकल 6 से 8 महीने जो है उसमें हेयरिंग की डेट जो है वो आ जाती है जी। अच्छा ये बाजी साहब, द न्यू लॉ अबाउट रिवोक नोटिस एंड नॉट गिव चांस ऑफ अपील, इज़ इट नॉट अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखिए इस तरह का नंबर एक तो ये जो अभी जो चल रहा है वाइट पेपर, दैट्स अ जस्ट प्रपोजल। नंबर एक तो बहुत से लोग जो हैं अभी पैनिक में हैं कि जी ये पता नहीं कानून बन चुका है, इट्स नॉट अ कानून। ये जो बहुत से मीडिया, सोशल मीडिया या बाकी तरफ ख़बरें हैं, इससे जस्ट बेबुनियाद बेसलेस ख़बरें हैं। सो अनटिल अनलेस ये जो प्रपोज़ल है ये पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाता, ये रूल्स या कानून नहीं बन जाते, उस वक्त तक किसी भी शख्स को जो है इस पर कोई परेशान होने की या वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो स्टेटस ऑलरेडी चल रहा है वो चलता रहेगा, और जिस दिन ये कानून आएगा उस दिन के बाद जो नए लोग उस लॉ के मुताबिक इम्प्लीमेंट, जिस दिन इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद जो नए लोग आएंगे, ये कानून जो है जब अगर चेंज हो गया या उसमें जो भी चेंजेस हैं वो उनके ऊपर फिर इम्प्लीमेंट होगा, नॉट ऑन अ प्रीवियसली लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सो
पॉजिटिव कमेंट्स भी किया करें और थोड़ा एप्रिशिएशन जिसको कहते हैं ना अप्रिशिएट करना वो भी किया करें। नेगेटिविटी जो होती है अपने दिमागों से निकाल के रखें, हमेशा नेगेटिविटी का नुकसान होता है। ये मैंने आप कोशिश किया आपके काफ़ी सवालों को आज की इस वीडियो में शामिल करने के लिए। वीडियो को आगे शेयर भी किया करें ताकि नए क्वेश्चन जो हैं वो भी आएंगे, और जितनी कम्युनिटी बड़ी होती है उतने ज़्यादा सवालात और उतना नॉलेज शेयरिंग जो है वो होती है। और मुझसे मिलना चाहते हो सो यू आर मोस्ट वेलकम। अपनी अपॉइंटमेंट बना के आप मुझसे मिल सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग।